वेलकम टू द्रोणाचार्य IAS यूट्यूब चैनल। दिस इज़ आवर डेली न्यूज़पेपर वीडियो। आज है 18 नवंबर और हम आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के मस्ट रीड न्यूज़ आर्टिकल्स इस वीडियो में ब्रीफली कवर करेंगे। ये सभी न्यूज़ आर्टिकल्स हमारी UPSC प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, सो लेट्स बिगिन विद इट। आज का हमारा पहला न्यूज़ आर्टिकल टेक्निकल टेक्सटाइल्स के बारे में है। लेकिन द मेन आइडिया ऑफ दिस पर्टिकुलर न्यूज़ आर्टिकल इज़ कि इंडिया में जो हमारी टेक्निकल टेक्सटाइल्स की मार्केट है, हम उसे एक्सपैंड करना चाहते हैं। करंटली हमारी मार्केट $23 बिलियन के आसपास की है और हमारा टारगेट ये है कि बाय 2030 इंडिया की टेक्निकल टेक्सटाइल्स की मार्केट को हम $40 बिलियन तक ले जाएं। दैट इज़ आवर टारगेट कि बाय 2030 आवर टेक्निकल टेक्सटाइल मार्केट शुड रीच $40 बिलियन। ठीक है, अब देखिए इस पर्टिकुलर न्यूज़ आर्टिकल से हमारे प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नंबर वन, वी शुड नो व्हाट आर टेक्निकल टेक्सटाइल्स। टेक्निकल टेक्सटाइल्स होते क्या हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करेंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि इन टेक्निकल टेक्सटाइल्स की प्रमोशन के लिए हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, एक इंपॉर्टेंट मिशन है, विच इज़ नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन। तो इसकी भी थोड़ी ब्रीफिंग्स हमें पता होनी चाहिए। तो ये मेन आइडिया हमारा PT प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से है। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इस टॉपिक को आप GS पेपर 3 से रिलेट कर सकते हैं, अंडर द कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ। तो उस पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें, सो वी शुड हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द टेक्निकल टेक्सटाइल्स इन आर इंडियन इकोनॉमी। हमारी इंडियन इकोनॉमी में टेक्निकल टेक्सटाइल्स का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, ये आइडिया हमें इस पर्टिकुलर न्यूज़ आर्टिकल से क्लियर होना चाहिए। टेक्निकल टेक्सटाइल एक ब्रॉडर टर्म है। अगर हम इसे समझें तो ये बेसिकली फंक्शनल फैब्रिक्स की बात करता है। तो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में इन फंक्शनल फैब्रिक्स की एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री में अलग तरह के फंक्शनल फैब्रिक्स यूज़ होते हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए अलग यूज़ होते हैं, हेल्थ केयर, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, पर्सनल प्रोटेक्शन। तो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में अलग अलग तरह के फंक्शनल फैब्रिक्स का यूज़ होता है, जिनके लिए ये ब्रॉडर टर्म यूज़ की जाती है टेक्निकल टेक्सटाइल। अभी हम इसको और डिटेल में देखेंगे। बेसिकली जब भी किसी कंट्री में देखें डेवलपमेंट हो रही होती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही होती है, तो उस टाइम पे इन डिफरेंट फंक्शनल फैब्रिक्स, इन टेक्निकल टेक्सटाइल्स की जो डिमांड है वो डिराइव होती है। इन 12 टेक्निकल सेगमेंट्स को हम वन बाय वन समझेंगे ताकि हमें इस वर्ड का मतलब समझ में आए जब हम बोलते हैं कि ये फंक्शनल फैब्रिक्स हैं। जैसे हमारा जो पहला सेगमेंट है दैट इज़ एग्रोटेक। अब जैसा कि नाम बता रहा है, एग्रो टेक्सटाइल्स की यहाँ पे बात होगी। अब एग्रीकल्चर में कैसे टेक्सटाइल्स यूज़ होंगे? सपोज करें कोई आपका फ्रूट है, कोई क्रॉप है, कोई पर्टिकुलर सीड है, इसे बर्ड्स आकर खा जाती हैं। तो अब क्या किया जाता है, उन प्लांट्स के आसपास बर्ड प्रोटेक्शन नेट्स लगाए जाते हैं। अब ये जो नेट्स बन रहे हैं, दीज आर फंक्शनल फैब्रिक, दीज आर टेक्निकल टेक्सटाइल्स, जो कि हमारे प्लांट्स को, हमारी क्रॉप्स को बर्ड से बचाता है। बहुत बार डिफरेंट हमारे प्लांट्स होते हैं, जैसे कि जैसे टोमेटो का जो प्लांट होता है उसे भी एक पर्टिकुलर प्लांट नेट के साथ कवर किया जाता है, ताकि जो फ्रूट है वो ग्राउंड के बिल्कुल पास जो है वो ग्रो कर सके, उसमें ज़्यादा डैमेज ना आए, मिनिमम डिकेइंग हो फ्रूट की। तो ऐसे प्लांट नेट्स लगाए जाते हैं। बहुत सारी जगहों में फील्ड्स के आसपास मोनोफिल नेट्स लगाए जाते हैं, ताकि चाहे विंड ब्रेक हो जाए या फिर मे बी शेड प्रोवाइड करने के लिए प्राइवेसी स्क्रीन्स लगाई जाती हैं। तो ये एग्रीकल्चर में यूज़ हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली है क्या, इट्स अ फैब्रिक, फंक्शनल फैब्रिक, जिसका यूज़ है एग्रीकल्चर में। ठीक है, तो इस जैसे आपने बहुत बार देखा होगा कि कुछ क्रॉप्स होती हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं, उनके ऊपर वाइट कलर का मैश के साथ टनल्स बनाई हुई होती हैं। अब ये कभी कभी ग्रीन हाउस बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर प्लांट को इंसेक्ट से बचाने के लिए, या फिर कोई इंसेक्ट पर्टिकुलर छोड़ दिया जाता है प्लांट्स के अंदर ताकि वो पॉलिनेट कर सके। तो ऐसे इंसेक्ट प्रोटेक्शन नेट्स बनाए जाते हैं, वीड कंट्रोल फैब्रिक आ जाता है, फ्रूट के ऊपर कवर्स बनाए जाते हैं, राइट। तो ये सब जो है ये एग्रो टेक्सटाइल्स है। तो ये एक बड़ा सेगमेंट हो गया। सिमिलरली नेक्स्ट हमारा सेगमेंट आता है जिसे हम कहते हैं बिल्ड टेक। अब बिल्ड टेक किसकी बात कर रहा है? कंस्ट्रक्शन टेक्सटाइल्स की बात कर रहा है। यू वुड हैव सीन कि बहुत सारी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स के आसपास ग्रीन कलर का स्कैफोल्डिंग नेट लगाया जाता है।
बेसिकली ताकि वेदर के अगेंस्ट प्रोटेक्शन रहे, जो डेब्रीज हैं वो डायरेक्टली ना फॉल हो जाएं। तो ऐसे हमारे पास नेट्स लगाए जाते हैं। या फिर कंस्ट्रक्शन टेक्सटाइल्स में और क्या आ जाएगा, आपका ट्रैपोलिन्स आ जाते हैं, जो कॉटन कैनवस होते हैं, जूट ट्रैम्पोलिन्स बनाई जाती हैं वो यहाँ पे आ जाती हैं। होर्डिंग्स, साइनेजेस के लिए जो फैब्रिक यूज़ होता है, आर्किटेक्चरल मेम्ब्रेन्स के लिए जो फैब्रिक यूज़ होता है, वो सब कंस्ट्रक्शन टेक्सटाइल यानी कि बिल्ड टेक में आ जाता है। नेक्स्ट सेगमेंट आता है हमारे पास क्लोथ टेक, क्लोथिंग टेक्सटाइल। अब यहाँ पे क्या यूज़ होगा, सबसे बेसिक चीज़ सुइंग थ्रेड, ठीक है, आपका जो प्लाई है या फिर जो केबल्ड यार्न है जो कि स्टिचिंग के लिए आप यूज़ कर रहे हैं, एपरल्स बना लीजिए, हॉजरी के लिए, एम्ब्रॉयडरी के लिए, फुटवेयर के लिए, लेदर गुड्स के लिए, किसी चीज़ के लिए भी जो बेसिक है सुइंग थ्रेड, ये भी एक तरह का क्या है, आपका फंक्शनल फैब्रिक है, क्लोथिंग टेक्सटाइल के अंदर आता है। शू लेसेस, इंटरलाइनिंग, अच्छा जो जिप्स लगाई जाती हैं, जिप फैस्टनर्स लगाए जाते हैं, ऑल ऑफ दीज आर फंक्शनल फैब्रिक्स यूज्ड इन क्लोथिंग इंडस्ट्री, तो इसीलिए इसको बोलते हैं क्लोथ टेक, राइट। नेक्स्ट सेगमेंट इज जियो टेक। अब जियो टेक में क्या आता है, जियो टेक्सटाइल्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे रोड बनाई जा रही है, तो रोड बनाने के लिए जिस तरह का जो मटेरियल यूज़ किया जा रहा है, एक ऐसा बेस बनाया जा रहा है जिसमें सपोज करें कि वाटर जो है वो पेनिट्रेट कर सके, ठीक है, लेकिन जो ज़्यादा वार्मिंग ना हो, टायर्स के ऊपर ज़्यादा उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो। रेलवेज बनाई जा रही हैं, रिवर कनाल या कोस्टल वर्क किया जा रहा है, ड्रेनेज को मैनेज करने के लिए कुछ जियो टेक्सटाइल्स यूज़ किए जा रहे हैं, कहीं पे स्पोर्ट्स की फील्ड बनाई जा रही है, सिंथेटिक ड्रेनेज वहाँ पे बनाई जा रही है, राइट। तो ये सब जो है ये जियो टेक्सटाइल्स में आ जाता है, जो कि हमारी अर्थ की सरफेस के ऊपर हम ले डाउन करते हैं। देन कम होम टेक्सटाइल्स। अब होम में आपके घर में कितनी तरह तरह की चीज़ें यूज़ होती हैं। जो कारपेट है, कारपेट के पीछे जो क्लॉथ लगता है वो अलग मटेरियल का है, जो आप ब्लाइंड्स यूज़ करते हैं वो अलग हैं। अच्छा, देन यू वुड हैव सीन आपके हीटर्स में, वेंटिलेटर्स में, एयर कंडीशनर्स में एक फिल्टर्स होते हैं। ये फिल्टर्स एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फैब्रिक से बने हुए हैं ताकि वो अपना सेपरेशन कर सकें, लिक्विड सॉलिड सेपरेशन कर सकें, एयर गैस सेपरेशन कर सकें, ठीक है। मेट्रेसेस, पिलोज, आपके वाइप्स, तो एवरीथिंग हैज़ अ डिफरेंट पर्टिकुलर फैब्रिक। तो अब जो घरों में यूज़ हो रहा है उसको होम टेक्सटाइल कहते हैं। नेक्स्ट इज इंडोटेक। इंडोटेक मतलब इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल। कहीं पे ब्लॉटिंग क्लॉथ यूज़ हो रहा है, कहीं पे अब्रेसिव्स यूज़ हो रहे हैं, कहीं पे कन्वेयर बेल्ट्स बनाई जा रही हैं इंडस्ट्रीज़ में, तो वो इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल में आ जाता है। नेक्स्ट इज़ मेडिटेक। अब मेडिटेक मतलब मेडिकल टेक्सटाइल्स, डाइपर्स यूज़ हो रहे हैं, सर्जिकल डिस्पोजल्स बनाए जा रहे हैं, ड्रेप्स, ग्राउंड्स, कवर्स, ग्लव्स, मास्क, ये सब सर्जिकल डिस्पोजल में आ जाता है। ड्रेसिंग मटेरियल जो होता है, इम्प्लांटेबल मटेरियल, ये सब किस में आ जाएगा, मेडिकल टेक्सटाइल में, ठीक है। नेक्स्ट सेक्टर इज मोबीटेक। मोबीटेक मतलब ऑटोमोबाइल टेक्सटाइल। अब आप अपनी गाड़ी देखिए, ठीक है, उसमें जो सीट कवर्स हैं वो एक अलग फैब्रिक का बना हुआ है, सीट बेल्ट अलग बनी हुई है। अच्छा, फिर गाड़ियों में एयर बैग्स लगे हुए हैं, ये सब क्या है, दीज आर ऑटोमोबाइल टेक्सटाइल्स, ठीक है। देन इज पैकटेक। अब पैकिंग टेक्सटाइल्स आते हैं, पैकेजिंग के लिए अलग अलग मटेरियल को यूज़ किया जाता है। आपके बहुत बार फ्लेक्सिबल जो जैसे आप जिसको हम थैला बोल देते हैं, जो फ्लेक्सिबल इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर्स होते हैं वो अलग मटेरियल के बने हुए होते हैं, जिनमें वेजिटेबल्स डाली जाती हैं। लीनो बैग्स अलग होते हैं ताकि एयर जो है वो पास हो सके, जो वेजिटेबल हैं वो ज़्यादा जल्दी ख़राब ना हो सके। रैपिक फैब्रिक्स आते हैं, जूट के बने हुए होते हैं, कहीं पे सॉफ्ट लगेज होता है। तो अलग अलग तरह के पैकेजिंग टेक्सटाइल्स को यूज़ किया जाता है। देन कम्स प्रोटेक। प्रोटेक मतलब प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल। इंडस्ट्रीज़ में जो काम कर रहे हैं उनके लिए इंडस्ट्रियल ग्लव्स बनाए जा रहे हैं। हाई ऑल्टीट्यूड्स पे जो जा रहे हैं उनके लिए अलग से क्लोथिंग डिज़ाइन की जा रही है। जो केमिकल इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, केमिकल से बचने के लिए केमिकल प्रोटेक्टिव क्लोथिंग बनाई जाती है। हाई विजिबिलिटी क्लोथ्स बनाए जाते हैं, ठीक है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो माइंस में काम करते हैं या फिर हाईवेज़ पे, एयरपोर्ट्स पे, वहाँ पे जो काम करते हैं उनके लिए हाई विजिबिलिटी क्लोथ्स बनाए जाते हैं। तो ये जो प्रोटेक्टिव गियर बनाए जाते हैं ये प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल्स में आ जाते हैं। एंड द लास्ट सेक्टर इज स्पोर्ट टेक। एज द नेम सजेस्ट, स्पोर्ट्स में जो टेक्सटाइल्स की यूज़ होता है, सपोज करो पैराशूट, ठीक है, वो अलग अलग टेक्सटाइल्स का बना हुआ है। अच्छा, स्पोर्ट्स में जो शूज़ यूज़ हो रहे हैं वो अलग, स्पोर्ट्स में अलग अलग तरह के नेट्स यूज़ होते हैं, स्लीपिंग बैग्स, ठीक है।
आर्टिफिशियल टर्फ्स जो बनाए जाते हैं, ये सब हमारा फंक्शनल फैब्रिक है जिसे हम टेक्निकल टेक्सटाइल कहते हैं। फाइन। अच्छा, इन सब में से जो फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है दैट इज जियोटेक। ठीक है, दैट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट। सो नाउ आई होप आपको टेक्निकल टेक्सटाइल्स का एग्जाम्पल के साथ समझ में आया होगा कि किसे ये एम करता है। नाउ इसकी प्रमोशन के लिए 2020 में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने हमारे पास नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन को लॉन्च किया। 2020 में इस मिशन को लॉन्च किया गया, जिसका सिंपल एम क्या है कि इंडिया को टेक्निकल टेक्सटाइल्स की फील्ड में ग्लोबल लीडर बनाया जा सके और साथ ही में हमारी डोमेस्टिक मार्केट बिल्ड हो सके, हमारी डोमेस्टिक मार्केट में टेक्निकल टेक्सटाइल का जो यूज़ है वो इंक्रीज़ हो सके। एम अब आपको पता है, हमारा एम है कि 2030 तक हमें हमारी इस इंडस्ट्री को $40 बिलियन तक पहुंचाना है। ठीक है, इसके लिए एक मिशन डायरेक्टरेट है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स में जो इसके ऊपर फोकस करता है। इस नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के मेजर 4 कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट का फोकस है रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशन के ऊपर। देखें, बिकॉज फाइबर लेवल पे और साथ ही में एप्लीकेशन लेवल पे अलग अलग सेक्टर्स में जो रिसर्च चाहिए, रिसर्च एक्टिविटी की बहुत ज़रूरत है। आपको जो मशीनरी डेवलप करनी है, जो इक्विपमेंट्स आपको चाहिए प्रोसेसिंग के लिए, उन सब के लिए R&D इनोवेशन को पहला कंपोनेंट यहाँ पे रखा गया है। सेकेंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज कि सबसे पहले हम टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए एक मार्केट भी जनरेट कर सकें। वी शुड प्रमोट एंड डेवलप मार्केट फॉर द टेक्निकल टेक्सटाइल्स एज वेल। थर्ड कंपोनेंट इज कि इंडिया से हम टेक्निकल टेक्सटाइल्स को एक्सपोर्ट करें, हम एक्सपोर्ट्स की प्रमोशन करें। ठीक है, एंड द फोर्थ कंपोनेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर मिशन इज दैट वी शुड फोकस ऑन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्लस स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, जब ये होगा हमारे पास तो इससे डेफिनेटली टेक्निकल टेक्सटाइल और उसकी एप्लीकेशन को लेकर एक बड़ा बूस्ट हमें देखने के लिए मिलेगा। अब सिनेरियो देखते हैं। देखो, प्रेजेंट सिनेरियो टेक्निकल टेक्सटाइल का ये है, पिछले 5 सालों में मोमेंटम मिला है टेक्निकल टेक्सटाइल को, मतलब कुछ 8% पर एनम के हिसाब से मोमेंटम चलता है। बट वी वांट कि आगे 2030 तक अगर हमें 40 बिलियन के लेवल पे पहुंचना है तो हमें इस ग्रोथ को 15 से 20% तक ले जाना होगा। ठीक है, एज ऑफ नाउ मतलब इंडिया चाहता है हम जब हम $40 बिलियन के मार्क पे पहुंच जाएंगे तो हमारा ग्लोबल मार्केट में 8% का शेयर बन पाएगा। बट हमारे बिना बड़े प्लेयर्स अभी मौजूद हैं, USA, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़, चाइना, जापान, इनका 20 to 40% का शेयर है ग्लोबल मार्केट में। एंड जब हम $40 बिलियन के मार्क पर पहुंच जाएंगे तो तब हमारा 8% शेयर बन जाएगा इन टेक्निकल टेक्सटाइल्स। ठीक है, तो इसे प्रमोट करने के लिए ये नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन एक बड़ा इनिशिएटिव है। एंड आई होप नाउ यू वुड हैव अंडरस्टूड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्टर इन आवर इंडियन इकोनॉमी। आगे बढ़ते हैं। तो रिसेंटली फिलीपींस के सदर्न आइलैंड मिंडानाओ में अर्थक्वेक एक्सपीरियंस किया गया। 6.7 मैग्नीट्यूड का एक स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक फिलीपींस के सदर्न आइलैंड पे एक्सपीरियंस किया गया। देखिए, जब हम फिलीपींस की बात करते हैं तो वहाँ पे अर्थक्वेक एक तरह की डेली अकरेंस है। जिस तरह हम जापान की बात करते हैं कि अमूमन 3 से 4 शॉक्स जापान में डेली आते हैं अर्थक्वेक के, सेम इज द सिचुएशन फॉर फिलीपींस। ऐसा इसलिए क्योंकि फिलीपींस रिंग ऑफ फायर, जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, इसके ऊपर लाई करती है। तो यहाँ पे हम समझेंगे इस वीडियो में कि ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या है। वी विल लुक इनटू द लोकेशन ऑफ फिलीपींस, वी विल अंडरस्टैंड कि क्यों फिलीपींस में अर्थक्वेक एक कॉमन अकरेंस है। ये टॉपिक वैसे भी जीएस पेपर 1 पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। आप अपनी फिजिकल ज्योग्राफी में जब इम्पॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमिनास पढ़ते हैं, यू रीड अबाउट अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज, यू रीड अबाउट देयर जियोग्राफिकल फीचर एंड देयर लोकेशन। दिस इज़ अ होल टॉपिक इन आवर जीएस पेपर 1। एंड आप देखते हैं कि हमारे पास एक रिंग ऑफ फायर है जिसे हम सर्कम पैसिफिक बेल्ट भी कह देते हैं। बेसिकली हमारे पैसिफिक ओशन के अलोंग एक पर्टिकुलर रीजन है जहाँ पे एक्टिव वोल्केनोज मिलते हैं और बहुत फ्रीक्वेंटली अर्थक्वेक्स आते हैं, और उस रीजन को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है या फिर सर्कम पैसिफिक बेल्ट कहा जाता है। ये मेनली प्लेट टेक्टोनिक्स का रिजल्ट है। यहाँ पे
बड़ी पैसिफिक प्लेट जो है वो छोटी छोटी बाकी प्लेट्स के साथ इंटरैक्ट करती है, प्लेट बाउंड्रीज बनती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे वोल्केनोज और अर्थक्वेक्स देखने के लिए मिलते हैं। मेजॉरिटी हमारी अर्थ पे जितनी वोल्केनिक इरप्शंस होती हैं और जो अर्थक्वेक्स होते हैं वो रिंग ऑफ फायर से ही होते हैं। ठीक है, ये कुछ अगर आप देखें इसकी स्प्रेड को आप देखोगे अगर, तो ये कुछ 40,000 किलोमीटर का स्ट्रेच है इस रिंग ऑफ फायर का, और अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं वो यहाँ पे इंटरैक्ट करते हैं। सेंटर में आप देख रहे हो दैट देयर इज पैसिफिक प्लेट राइट इन द सेंटर, द बिगर प्लेट ओवर हियर, दिस वन इज द पैसिफिक प्लेट। लेकिन इसी के साथ साथ आसपास बहुत छोटी छोटी प्लेट्स आपको देखने के लिए मिलेंगी। बिल्कुल अगर हम नॉर्थ अमेरिका से शुरू करते हैं तो एक तो बड़ी ये कॉन्टिनेंटल प्लेट आप देख रहे हो, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है यहाँ पे। फिर यहीं पे हमारे पास एक छोटी प्लेट आ जाती है हुआन दे फूका प्लेट, राइट। यहीं पे एक और माइनर प्लेट आ जाती है कोकोस प्लेट। फिर साउथ अमेरिका की प्लेट नास्का प्लेट यहाँ पे आ जाती है। साउथ में हमारे पास एंटार्क्टिक प्लेट है। इधर अगर आप थोड़ा सा ईस्टर्न साइड पे आएंगे तो इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट आपको मिल जाएगी, फिलिपीन प्लेट है यहाँ पे, यूरेशियन प्लेट है। तो सेंटर में ये पैसिफिक प्लेट और इसके आसपास ये न्यूमरस प्लेट्स आपस में प्लेट बाउंड्रीज बनाती हैं, जिसकी वजह से ये जो रीजन है ये सेस्मिकली और वॉल्केनिकली एक्टिव रीजन है। ठीक है, बिल्कुल हॉर्स शू शेप है इसकी। आप अगर देखो तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की वेस्टर्न कोस्ट से ये पूरे एलुशियन आइलैंड्स के साथ अलास्का को कवर करने के बाद ये पूरा आपका एशिया का जो ईस्टर्न कोस्ट है अप टिल न्यूजीलैंड, ये पूरा रीजन जो है दिस इज़ योर रिंग ऑफ फायर। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास बहुत एक्टिव वोल्केनोज और आपको जिसकी वजह से अर्थक्वेक्स यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। और अब देखो जो फिलीपीन है दैट इज़ पार्ट ऑफ दिस रिंग ऑफ फायर। अब फिलीपींस में अर्थक्वेक्स क्यों आते हैं ज़्यादा? बिकॉज देखो एक तरफ आपकी ये फिलीपीन प्लेट है, एक तरफ यूरेशियन प्लेट है और एक तरफ पैसिफिक प्लेट है। फिलीपीन प्लेट और पैसिफिक प्लेट इनका आपस में कन्वर्जेंस होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शंस और आपको अर्थक्वेक्स देखने के लिए मिलते हैं। देन फिलीपीन प्लेट और यूरेशियन प्लेट इनका आपस में कन्वर्जेंस हो रहा है, जिसकी वजह से भी यहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटी और सेस्मिक एक्टिविटी है। तो बिकॉज फिलीपीन लाइज ऑन दिस रिंग ऑफ फायर वेयर दिस फिलीपीन प्लेट इज इंटरैक्टिंग विद पैसिफिक प्लेट also with Eurasian plate, that is the main reason behind the frequent earthquakes in Philippines. इससे ज़्यादा डिटेल में आप वैसे भी अपनी ज्योग्राफी की क्लासेस में पढ़ते हैं इसके बारे में। आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप दोबारा जो एक्टिव वोल्केनोज हैं इस रिंग ऑफ फायर में उनके बारे में देखिए, जानिए इसके बारे में। लेकिन मेन आइडिया मेरा यही था कि आपको फिलीपीन के अर्थक्वेक का जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। तो फिलीपीन प्लेट की कन्वर्जेंस पैसिफिक प्लेट के साथ और साथ ही में यूरेशियन प्लेट के साथ होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक्टिव आपको सेस्मिक एक्टिविटी मिलेगी। मूविंग अहेड, हमारा अगला न्यूज़ आर्टिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। इट इज़ अबाउट द डीप फेक वीडियो। तो रिसेंटली एक इंडियन एक्ट्रेस की डीप फेक वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट हुई एंड इट स्पार्क्ड दिस आउटरेज एंड द कंसर्न अबाउट द मिस यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बिकॉज इस डीप फेक के थ्रू एक तरह से रियलिस्टिक वीडियोस क्रिएट हो जाती हैं, बट अल्टीमेटली दोज वीडियोस आर फेक वीडियोस। इन्हें डीप फेक्स कहा जाता है। तो डीप फेक्स आर दोज रियलिस्टिक वीडियोस which appear to be real but are actually fake and which are created after misuse of artificial intelligence. ठीक है, तो डीप फेक्स वही सिंथेटिक मीडिया है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके आप किसी भी तरह का विजुअल जनरेट कर सकते हैं, इवन मैनिपुलेट कर सकते हैं, कोई ऑडियो कंटेंट आप बना सकते हैं। ठीक है, एंड यूजुअली इट इज़ डिसीविंग एंड मिसलीडिंग समबडी, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज डीप फेक। ठीक है, इन डीप फेक वीडियोज़ को बनाने के लिए जो टेक्निक यूज़ की जाती है उसे कहा जाता है जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स। ठीक है, इसमें बेसिकली दो तरह के नेटवर्क्स को यूज़ किया जाता है, एक जनरेटर होता है और एक डिस्क्रिमिनेटर होता है। जनरेटर का काम क्या है? ये एक फेक इमेज या फेक वीडियो क्रिएट करता है जो कि ऑलमोस्ट रियलिस्टिक लगती है।
Whereas जो discriminator होता है, it try to distinguish between the real video and the fake one. ठीक है, तो जनरेटर जो है इट लर्न्स फ्रॉम द फीडबैक ऑफ दिस डिस्क्रिमिनेटर कि क्या डिफरेंस है, और उस डिफरेंस को फिर वो इम्प्रूव करते हैं, अपने आउटपुट को इम्प्रूव करते हैं, अनटिल एंड अनलेस जो डिस्क्रिमिनेटर है वो भी नहीं पहचान पा रहा कि कौन सी रियल वीडियो है और कौन सी फेक वीडियो है. तो ये दो तरह के नेटवर्क्स को यहाँ पे यूज़ किया जाता है, जनरेटर एंड डिस्क्रिमिनेटर. इन डीप फेक वीडियोज़ में बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा यूज़ किया जाता है, फोटोज़, वीडियोज़, सोर्स का, टारगेट पर्सन का, एंड यूजुअली इसे सोशल मीडिया पे जो भी इमेजेस अवेलेबल होती है, इंटरनेट पे जो इमेजेस अवेलेबल होती हैं, विदाउट देयर कंसेंट, विदाउट देयर नॉलेज, उस डाटा को यूज़ करके ये सब कुछ क्रिएट किया जाता है. डीप फेक इज़ पार्ट ऑफ दिस डीप सिंथेसिस, जिसमें ऐसी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती हैं जिसमें डीप लर्निंग होती है, एक तरह से ऑगमेंटेड रियलिटी क्रिएट हो जाती है. अच्छा, इट ऑल्सो जनरेट टेक्स्ट, इट कैन जनरेट इमेजेस, कोई ऑडियो जनरेट की जा सकती है, कोई वीडियो क्रिएट की जा सकती है विद प्रॉपर विजुअल सीन्स, वर्चुअल सीन्स. ठीक है, अब देखो डीप लर्निंग को हम अलग से भी पढ़ते हैं हमारे साइंस एंड टेक में, और हम वहाँ पे इसकी बहुत पॉजिटिव एप्लीकेशंस देखते हैं कि डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आप लॉस्ट वॉइसेस को रिस्टोर कर सकते हैं. यू कैन रिक्रिएट हिस्टोरिकल फिगर्स. इन डीप लर्निंग टेक्निक्स को कॉमेडी में यूज़ किया जा रहा है, सिनेमा में, म्यूज़िक में, ताकि जो आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है वो एनहांस हो सके. सिंथेटिक अवतार्स बनाए जा रहे हैं विद फिजिकल एंड मेंटल डिसेबिलिटीज़ विच हेल्प देम टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स ऑनलाइन. अच्छा, इट ऑल्सो एनहांसेस मेडिकल ट्रेनिंग एंड सिमुलेशन ऑल्सो, जिससे डाइवर्स और बिल्कुल रियलिस्टिक मेडिकल इमेजेस बनती हैं. ऑगमेंटेड रियलिटी का यूज़ जो है, गेमिंग एप्लीकेशंस, इन सब में डीप लर्निंग यूज़ हो रहा था. ये सब पॉजिटिव एप्लीकेशंस हैं. लेकिन जब ऐसे डीप फेक्स हमारे पास आते हैं, दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम, बिकॉज इन डीप फेक्स को मेलिशियस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है. इट इज़ यूज टू स्प्रेड अ प्रोपेगेंडा, टू स्प्रेड अ फेक न्यूज़, टू इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन, ब्लैकमेलिंग, एक्सटॉर्शन. It can damage the reputation and credibility of celebrities, politicians, activists, journalists. And even it can create a non-consensual pornography also, and even revenge porn as well. So therefore, deep fakes, it can have various harms. It can erode our trust in the institutions, in media and democracy. डीप फेक टेक्नोलॉजी पूरी तरह से प्राइवेसी, डिग्निटी, रेपुटेशन, इन सब को वायलेट कर रही है. इट इज़ हार्मिंग मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ द विक्टिम्स. ठीक है, सो इसी कंसर्न को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी रेज किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये जो मिसयूज़ हो रहा है टू क्रिएट डीप फेक्स, दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम. एंड इसके लिए उन्होंने मीडिया को कहा दैट मीडिया शुड बी ऑन इट्स गार्ड टू अगेंस्ट इट, and it should also spread awareness about the potential danger, and it should educate the public about it. तो ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डीप फेक्स को लेकर एक तरह से वार्निंग यहाँ पे दी है. लास्टली हमारा लास्ट आर्टिकल इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है. देखिए, बहुत जल्द 30 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर तक COP28 होने वाली है. मतलब 28th एनुअल मीटिंग होने वाली है ऑफ यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज. UNFCCC का 28th एनुअल UN कॉन्फ्रेंस होने वाली है. अब होगी कहाँ? ये कॉन्फ्रेंस होने वाली है दुबई में, UAE में. नाउ दिस लोकेशन इज़ वेरी क्रूशियल दिस ईयर. इस लोकेशन को लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है. रीज़न बीइंग UAE एक मेजर ऑयल प्रोड्यूसर है. And then why it is controversial? दुबई में अगर COP28 हो रही है, then why it is controversial? That you should know. See, when an oil rich nation, basically क्या है कि एक oil rich nation COP28 को होस्ट कर रहा है, इससे ethical questions raise होते हैं. ये क्रिटिक्स का मानना है कि कुछ ऐसा हो गया कि एक सिगरेट कंपनी जो है वो कैंसर कॉन्फ्रेंस को ओवरसी कर रही है. सिगरेट जिससे कैंसर होता है, लेकिन एक सिगरेट कंपनी को ही जिम्मा दे दिया गया है टू ओवरसी द कैंसर कॉन्फ्रेंस. क्यों? क्योंकि अगर देखें UAE
एक ऐसा ऑयल रिच कंट्री है जिसका एक सिग्निफिकेंट रोल है फॉसिल फ्यूल की प्रोडक्शन में, ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन में, जिसे हम रिड्यूस करना चाहते हैं टू कॉम्बैट द क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इस वजह से दुबई की ये COP28 कंट्रोवर्शियल है। बट सी दिस कॉन्फ्रेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द प्राइमरी एम, हमारा इस कॉन्फ्रेंस का प्राइमरी एम क्या है कि हमारा जो ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है इसे लिमिट अप किया जा सके टू 1.5 डिग्री सेल्सियस, विच इज़ इन लाइन विद आवर पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। इफ़ यू आर सरपासिंग दिस लिमिट तो इसका बहुत कैटास्ट्रॉफिक क्लाइमेटिक इफेक्ट्स हम देख पाएंगे। देयरफॉर दिस लिमिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम 1.5 डिग्री सेल्सियस की जो हमारी ग्लोबल टेम्परेचर की लिमिट है इससे यहाँ पे रोक सके। और ये जो COP होने वाली है, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होगी, उसका मेन प्लान ही यही है कि हम क्लीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट करें, फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग को रिड्यूस करें। वी शुड प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर क्लाइमेट इनिशिएटिव इन डेवलपिंग कंट्रीज, एम्फेसाइज द नेचर एंड ह्यूमन इम्पैक्ट। लेकिन वही बात, UAE इज कमिंग इन कंट्रोवर्सीज बिकॉज इट्स एन बिग ऑयल रिच नेशन। ठीक है, सो दैट वाज द मेन कंटेंशियस इशू, दैट इज़ कि जो हम तो चाहते हैं कि फॉसिल फ्यूल का जो यूज़ है वो कम हो, और ये पूरी डिबेट यहाँ से शुरुआत होती है। और उसी से रिलेटेड ये पर्टिकुलर आर्टिकल है जिसमें ये कहा गया है कि इंडिया का एक क्रिटिकल रोल होने वाला है इन दिस दुबईज COP। ठीक है, तो अब जब COP होगी 30 नवंबर से, तब से हम फॉलो करेंगे इसे कि क्या यहाँ से मेजर आउटकम्स निकल के आए हैं। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू।